स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल साप IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड ईयर की बुक MGP4 गांधी के राजनीतिक विचार को हमने शुरू किया था, जिसमें हमारा चैप्टर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग उदारवाद और संविधानवाद पर गांधी के विचार को समझेंगे। आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस की बुक हमारे वेबसाइट sharpiqeducation.blogspot.com से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट नोट्स और असाइनमेंट की PDF इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर पा सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 10 उदारवाद और संविधानवाद पर गांधी के विचार। तो सबसे पहले हम लोग उदारवाद समझेंगे कि उदारवाद होता क्या है। उदारवाद एक विचारधारा है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की सूझबूझ का ही परिणाम है। उदारवाद वह विचारधारा है जिसमें मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना गया है और ऐसा माना गया है कि सामाजिक संस्थाएं वह सभी मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है। सामंतवादी प्रथा के पतन के पश्चात वास्तव में उदारवादी व्यवस्था का उदय सामंतवादी प्रथा के पतन के पश्चात ही हुआ था। जॉन लॉक उदारवाद के जनक थे। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो उदारवाद का अर्थ स्वतंत्रता एवं समानता से, यानी कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और व्यक्ति पूरी तरह से समान हो। तो सामान्य भाषा में उदारवाद का अर्थ मनुष्य के स्वतंत्रता और समानता से है। व्यक्ति केंद्रीय तत्व है। उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति को केंद्रीय तत्व माना गया है। अधिकार और मूल सुरक्षा की स्वतंत्रता। उदारवादी व्यवस्था में व्यक्ति को केंद्रीय तत्व माना गया है और लोगों के अधिकार और मूल स्वतंत्रता की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें लोगों के अधिकारों की सुरक्षा होती है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित ना हो पाए या सरकार की सीमित अधिकारिता। और इसके साथ साथ उदारवादी व्यवस्था में जो सरकार होती है इसकी अधिकारिता सीमित होती है, यानी कि सरकार का अधिकार कम होता है, व्यक्ति का अधिकार ज़्यादा होता है। सरकार अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए क्योंकि इसकी अधिकारिता सीमित होती है। उदारवाद की मुख्य विशेषताएं हैं स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रमुखता, तर्क, न्याय, सहनशीलता आदि। उदारवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिसमें हमने पहले भी पढ़ा। स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रमुखता, तर्क और न्याय और सहनशीलता आदि, ये सभी चीज़ें उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। 19वीं सदी के उदारवाद का उत्कर्ष। सामान्यतः माना जाता है कि 19वीं सदी में उदारवाद का उत्कर्ष हुआ था, यानी कि 19वीं शताब्दी में उदारवाद की शुरुआत हुई थी, उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ था और इस समय उदारवादी विचारधारा काफ़ी उत्कर्ष में रहा, यानी कि काफ़ी इसका उदय हुआ। 19वीं सदी में उदारवादी के द्वारा 3 आंदोलन हुए। 19वीं सदी में उदारवादी विचारधाराओं जो विचारधारा के जो लोग थे उनके द्वारा 3 आंदोलन किए गए। पहला राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तीसरा वर्ग स्वतंत्रता। इन तीनों के लिए, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी खुद की स्वतंत्रता के लिए और वर्ग स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए गए। इसमें उदारवादी जो थे वह अपने ही सरकार से, अपने ही राष्ट्रीय सरकारों के हस्तक्षेप से मुक्ति चाहते थे, जिस वजह से उन्हें आंदोलन करना पड़ा। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में उदारवाद को समझा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक संविधानवाद। उदारवाद से गहरा संबंध। उदारवाद से काफ़ी गहरा संबंध है संविधानवाद का। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। संविधानवाद राजनीतिक मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। संविधानवाद अपने शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें संविधान की प्रमुखता होती है और संविधानवादी व्यवस्था में राजनीतिक मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाया जाता है। इसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है और इसमें व्यक्ति के स्वतंत्रता की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया जाता है।
यह सरकार की बाह्य व आंतरिक नियंत्रण। संविधानवादी व्यवस्था में सरकार की बाह्य और आंतरिक नियंत्रण होती है, यानी कि सरकार नियंत्रित होता है। वह जो संविधान में लिखित और वर्णित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके ही अनुसार कार्य करता है। यहाँ पे सरकार अपने मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता है, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं जिसके अंतर्गत उसे कार्य करना होता है। इसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है। जैसा मैंने बताया, नाम से ही पता चल रहा है कि इस संविधानवादी व्यवस्था में संविधान की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें व्यक्ति के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए कुछ नियम बनाए होते हैं जिसके अनुसार ही काम करना होता है। इसमें सरकारी अधिकारी संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं। संविधानवादी व्यवस्था में संविधान की प्रमुखता होती है। इसके लिए एक संविधान का निर्माण किया जाता है और इस संविधान में जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनके लिए कुछ संविधान में वर्णित प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार उसे अपने सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना होता है। यानी कि पूर्ण रूप से कहा जाए तो सरकारी जो अधिकारी होते हैं वह अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते हैं। संविधान में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उसके ही अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। राज्य सत्ता के अत्याचार व दुरुपयोग से बचने के प्रयास के परिणाम स्वरूप संविधानवाद की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो संविधानवाद है इसकी उत्पत्ति राज्य सत्ता के अत्याचार व दुरुपयोग से बचने के लिए हुई थी और इसी बचने का जो प्रयास किया गया, इसी प्रयास का परिणाम था कि संविधानवाद की उत्पत्ति की गई। तो हम लोगों ने अभी तक उदारवाद और संविधानवाद को समझा है। अब उदारवाद और संविधानवाद पर गांधी के क्या विचार थे, उनकी क्या अवधारणाएं थी, इसको हम लोग समझेंगे। गांधी जी के उदारवाद और संविधानवाद की केंद्रीय अवधारणाएं। अवधारणाएं जो इसके मूल्यों को दर्शाती है। गांधी जी के अनुसार उदारवाद और संविधानवाद की कुछ अवधारणाएं थीं जो कि उदारवाद और संविधानवाद के मूल्यों को दर्शाती है, यानी कि इसके भीतर क्या क्या होता है या उनकी अवधारणाओं में साफ पता चलता है। तो 4 उनकी मुख्य अवधारणाएं थी। पहला, केंद्र के रूप में शक्ति, दूसरा समानता, तीसरा स्वतंत्रता और चौथा विवेकशीलता। ये चारों अवधारणाएं उदारवाद और संविधानवाद की अवधारणाएं थीं। तो सबसे पहले है केंद्र के रूप में शक्ति। व्यक्ति को समाज में प्रमुख यानी कि गांधी जी के अनुसार व्यक्ति को समाज में प्रमुख माना जाता है। गांधी जी उदारवादियों के विचार से सहमत थे, परंतु व्यक्ति संबंधी उनके विचार 2 बिंदुओं पर भिन्न थे। गांधी जी जो थे वह उदारवादियों के विचार से कुछ हद तक सहमत थे, परंतु कुछ कुछ जगह पे वह असहमत भी होते थे। जैसा कि व्यक्ति संबंधी उनके विचार उदारवादियों के विचार से 2 बिंदुओं पर भिन्न थे। तो जानेंगे कहाँ कहाँ। सबसे पहला, समाज में व्यक्ति का मुख्य स्थान होने के बावजूद उन्हें सामाजिक व्यवस्था का जरूरी अंग होना चाहिए। गांधी जी का ऐसा मानना था कि समाज में व्यक्ति की प्रमुखता है, प्रमुख स्थान भी है, इसके साथ साथ उन्हें सामाजिक व्यवस्था का एक जरूरी अंग होना चाहिए जिस व्यक्ति दूसरों के हितों में आने वाली जिम्मेदारियों में सहयोग दे पाए। इस वजह से गांधी जी ने ऐसा कहा है कि समाज में व्यक्ति का मुख्य स्थान होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था का जरूरी अंग भी होना चाहिए। और दूसरी बात जहां गांधी जी भिन्न थे वह यह था कि गांधी जी उदारवादियों के इस विचार से असहमत थे कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। गांधी जी उदारवादियों के दूसरे विचार से असहमत यह थे कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। गांधी जी का मानना था कि ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार ही मिलना चाहिए तथा किसी को भी उसके लालच के अनुसार नहीं मिलना चाहिए। गांधी जी ने व्यक्ति को समाज की मुख्य इकाई मानते हुए समाज में अन्य व्यक्तियों की कीमत पर उनके व्यक्तिगत स्वामित्व की रक्षा पर जोर नहीं दिया है। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो संपत्ति का अधिकार होता है यह कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, व्यक्ति को उतना ही मिलना चाहिए जितना उसे ज़रूरत है। और अब दूसरी अवधारणा है स्वतंत्रता का विचार। उदारवादी विचारधारा में स्वतंत्रता को अलग अलग उदारवादियों ने अलग अलग प्रकार से माना, यानी कि इसमें 2 प्रकार के उदारवादी थे। पहला नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। दोनों ही उदारवादी की अपने अपने विचार थे स्वतंत्रता को लेकर। पहला जो नकारात्मक उदारवादी थी
उनका यह विचार था कि स्वतंत्रता पर कोई भी प्रकार का रोक नहीं होता है, स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंध नहीं लगानी चाहिए, अर्थात व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ भी करने या ना करने के लिए उचित समझता है खुद को। वह जो चाहे वह कर सकता है अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, चाहे अगर उससे किसी और का नुकसान भी होता है तो वह गलत नहीं है। ऐसा नकारात्मक उदारवादियों का मानना था। परंतु दूसरे तरफ सकारात्मक उदारवादी भी थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता को समुदाय तथा व्यक्तियों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित करना चाहिए। किंतु इस विषय पर गांधी जी के विचार एक नया परिप्रेक्ष्य दर्शाते थे। इन दोनों ही विचारों से गांधी जी अलग थे। गांधी जी का क्या मानना था, देखते हैं। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति अंतरात्मा को सुने, स्वनियंत्रित हो। गांधी जी ने अपना अलग विचार दिया। उनके अनुसार स्वतंत्रता वही है जिसमें व्यक्ति स्वयं के निर्देशों का पालन करता है, व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को सुनता है, अपनी आवाज़ को सुनता है। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं बोलती है। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है वही सही मायने में स्वतंत्र है और स्वयं के प्रति सच्चा हो। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वनियंत्रित होती है और खुद अपने कर्मों पर निर्धारण करता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके अनुसार वह कार्य करता है। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता यही होती है। तीसरी अवधारणा है समानता। गांधी जी का विचार उदारवादियों से अलग था। इसमें गांधी जी का विचार उदारवादियों से भिन्न था, अलग था। उदारवादियों का यह मानना था कि समानता से तात्पर्य सभी समान परिस्थितियों में सभी के लिए जीवन की समान शर्तों और अवसरों की उपलब्धता है। परंतु गांधी जी इसे नहीं मानते थे। गांधी जी के अनुसार समाज में मानव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। गांधी जी का यह मानना था कि जो मनुष्य होते हैं वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि उन्हें दूसरे मनुष्य की परिस्थिति को समझना चाहिए। जहाँ एक तरफ उदारवादियों का यह मानना था कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें उन्हें समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, परंतु गांधी जी इसे बाधक मानते थे। वह इसे समानता का बाधक मानते थे। वह ऐसा कहते थे कि मनुष्य की स्थितियों को समझना चाहिए और जैसी परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण क्षमता को विकास के नज़रिए से देखा जाए। गांधी जी ऐसा भी मानते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं वह उनके क्षमता को विकास के नज़रिए से देखा जाए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सक्षम है तो वह छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कार्य कर सकता है। वह अपनी क्षमता का प्रयोग करके जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करके उन्हें ऊपर उठा सकते हैं। तो सही मायने में समानता यहाँ होती है। चौथी अवधारणा है विवेकशीलता। विवेकशीलता उभारने के लिए व्यक्ति की संवेदनाओं, भावनाओं, जीवन के अनुभवों की प्रमुखता प्रदान की है। गांधी जी ने उदारवादी दर्शन में विवेकशीलता के विचार को ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लिया है। उन्होंने व्यक्ति की विवेकशीलता उभारने के लिए व्यक्ति की संवेदनाओं, भावनाओं, जीवन के अनुभवों की प्रमुखता प्रदान की, यानी कि विवेकशीलता उभारने के लिए व्यक्ति की संवेदनाओं, भावनाओं और जो अनुभव होते हैं उनके जीवन की, उनका प्रमुख स्थान है। यह एक लचीली अवधारणा होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो विवेकशीलता होती है यह लचीली अवधारणा होनी चाहिए, जिसका क्रियान्वयन होना विशेष संदर्भ पर निर्भर करता है, जिसे उस समय उस समाज में चल रही विशेष मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृतियों तथा मूल्य अवस्थाओं के आधार पर संकल्पित किया गया हो। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो विवेकशीलता का यही अर्थ होता है। तो यह हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने उदारवाद और संविधानवाद को समझा है और उदारवाद और संविधानवाद की केंद्रीय अवधारणाओं को समझा है जो कि गांधी जी के द्वारा बताया गया था। तो आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like my videos and please share it to your friends. Thanks for watching this.